जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे पॉलिटी की सेकंड क्लास। कल हमने की थी पॉलिटी की फर्स्ट क्लास। कल हमने कुछ अनुसूचियां पढ़ी थी। एक बार हम कल वाली को रिवाइज कर लेते हैं। अनुसूची पढ़ी थी हमने। टोटल कितनी अनुसूचियां थी? टोटल 12 अनुसूचियां थी। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट थी भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का क्या है? भारत राज्यों का यूनियन है, संघ है। ठीक है। सेकंड हमने पढ़ी थी वेतन, कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, एमएलए होते हैं, सांसद होते हैं, उनका वेतन सब कुछ अनुसूची सेकंड में डिसाइड होता है। थर्ड हमने पढ़ी थी शपथ, कौन किसको शपथ दिलाएगा, कैसे शपथ दिलाएगा और शपथ लेते टाइम क्या बोलेगा, ये थर्ड अनुसूची में है। फोर्थ अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीट, कि मतलब कि किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी। फिफ्थ अनुसूची में क्या है? एससी और एसटी के लिए जो स्पेशल प्रावधान है वो फिफ्थ अनुसूची में है। ठीक है दोस्तों। और सिक्स्थ अनुसूची में क्या था? पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य थे? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, ये वाले हमने पूर्वोत्तर राज्य पढ़े थे कल। और सेवंथ अनुसूची थी शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, इसमें हमने 4 टाइप पढ़े थे, आपको याद हो तो, कि जो सेंट्रल के कंट्रोल में होती है उसको हम यूनियन सूची में रखते हैं, और जो स्टेट के कंट्रोल में होती है उसको हम राज्य स्टेट सूची में रखते हैं, और जो दोनों की होती है वो समवर्ती में आती है। और जो मतलब कि नई इनोवेशंस होती है जो संविधान बनाते समय नहीं थी लेकिन इन फ्यूचर मतलब कि जो आ सकती है वो अवशिष्ट में आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूनियन में कितने मतलब कि यूनियन में कितने अधिकार है, सेंट्रल के पास कितने विषय हैं, कि कितने विषयों पे यूनियन अपने पास रखा है, कितने विषयों पे वे अपना अधिकार बना सकती है। तो यूनियन में 100 विषयों पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग काम करती है। 100 विषयों पर। यूनियन में कितने विषय हैं? 100। ठीक है, इन 100 विषयों पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग काम करती है। अब हमें इन 100 विषयों को याद नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि कितने विषय हैं। 100 विषय। ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने हैं? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, पहले थे 66। ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप हमें 5 विषय आप हमें दे दीजिए, यानी इनके पास कितने रह गए? 61। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपने विषय क्यों देगी? जो उनके अधिकार है। तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एक आपस में मिली जुली फिर एक चीज बनी, जो मतलब कि क्या हुआ कि जो यूनियन के पास तो नहीं गया स्टेट वाले अधिकार, लेकिन वो किस में आ गए? वो समवर्ती में आ गए। समवर्ती में आ गए। ठीक है, समवर्ती में क्या आ गया कि पहले 47 थे विषय। ठीक है, फिर ये 47 से कितने बन गए? 52 बन गए। ठीक है दोस्तों, यूनियन में कितने विषय हैं? 100। स्टेट में पहले 66 थे, तो यूनियन ने कहा कि आप कुछ विषय हमें दे दीजिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? बवाल कर दिया इस पे कि हम आपको ये विषय नहीं देंगे। ठीक है, इससे फिर ये वाले विषय कहाँ चले गए? जो उनके बीच में जब आपस में सुलझाव हुआ तो वो समवर्ती सूची में चले गए कि चलो ठीक है, दोनों के पास रहेंगे। ठीक है। और जो अवशिष्ट सूची है ना, इसमें तो इन्फिनिटी है कि कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, अब हम ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन के जरिए हम एजुकेशन कर रहे हैं, तो ये किस में आ गया? ये अवशिष्ट सूची में आ गया। ठीक है दोस्तों,
आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे देखते हैं। हमने कल 7 अनुसूचियों तक पढ़ा था। अब आगे हम देखते हैं 8वीं अनुसूची जो है भाषा। भाषा, ठीक है। पहले 14 भाषा थी। संविधान ने जिसे 14 भाषा थी जिसे दर्जा दिया था, लेकिन ये बढ़ के कितनी हो गई? 22। ठीक है, 14 थी पहले, फिर बाद में कितनी बन गई? 22। 22 भाषाओं को संविधान ने दर्जा दिया गया है। ठीक है, 8th में। और 9th में क्या है? भूमि सुधार। भूमि सुधार, भूमि सुधार में क्या हुआ कि जो जमींदारी थी एक तो वो खत्म कर दी गई भूमि सुधार में। ठीक है, जैसे कि हमारा संविधान कब लागू हो गया था? 1950 में। ठीक है, और जैसे ही पहली सरकार आई 1951 में, तो पहला मतलब सबसे फर्स्ट संशोधन हुआ। ठीक है, और इसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, भूमि सुधार में सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं करेगी? हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, और अब आगे है दल बदल। दल बदल 10th अनुसूची में क्या है? दल बदल। दल बदल, दल बदल में क्या है? वैसे तो हम दल बदल को आगे भी पढ़ेंगे फुल डिटेल से, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना समझने कि दल बदल में क्या होता है। जैसे भी कोई भी नेता जीतता है तो वो अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, चुनाव से पहले वो किसी भी पार्टी में जा सकता है, किसी भी पार्टी का फॉर्म भर सकता है, लेकिन जीतने के बाद वो अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होएगा? वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, दूसरे ऐसे मतलब कि दूसरे नेता उनको खरीद लेंगे, तो ठीक है, इससे भ्रष्टाचार और ज्यादा फैल जाएगा। तो ये मतलब कि अपना दल बदल नहीं सकते, और इसको हम आगे और आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, 11th में है पंचायती राज्य। पंचायती राज्य, पंचायती राज्य। पंचायती राज्य में क्या आता है? एक तो ये 73 संशोधन के अंतर्गत ऐड हुआ है पंचायती राज्य। ठीक है, इसमें क्या था कि भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि पंचायती राज कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो मुखिया होएगा वो क्या करेगा? करप्शन करेगा। ठीक है, पैसे लूटेगा। लेकिन गांधी जी ने कहा था कि पंचायती राज बहुत जरूरी है। जो गांव का विकास होएगा वो इसी से ही हो सकता है, पंचायती राज से ही हो सकता है। ठीक है, आप पंचायती राज से ही। ठीक है, और ये किस संशोधन में आई थी? 73 संशोधन में। पहली पंचायती राज कब लागू हुई थी? 24 अप्रैल 1993। देख रहे हैं आप कितनी लेट लागू हुई है? 93 में। और जबकि हमारा संविधान लागू हो गया था 1950 में। ठीक है, अगर गांधी जी होते तो वो 1950 में ही लागू करती इस व्यवस्था को, लेकिन ये बहुत लेट हुई, जिससे गांव का विकास में भी कमी आई। मतलब पंचायती राज एक तरह से बहुत जरूरी है गांव के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और 12th पे है नगर पालिका। लास्ट अनुसूची है हमारी नगर पालिका। ये किसके लिए है? शहरों के विकास के लिए। ठीक है, अगर शहरों में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, मान लो किसी नाले का ढक्कन खुला है, तो फिर हम किसके पास जाएंगे? उस शहर के नगर पालिका के वार्ड मेंबर को जाकर बोलेंगे। ठीक है, तो जो मतलब कि शहर की जो भी प्रॉब्लम होती है वो कौन सुलझाता है? नगर पालिका। और जो गांव की प्रॉब्लम होती है वो कौन सुलझाता है? पंचायती राज सुलझाती है। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ आया होगा दोनों पॉइंट। अब हम आगे देखते हैं। देखो, पहले क्या था कि सारी की सारी शक्तियां केंद्र के पास थी और राज्य के पास थी। ठीक है, दो ही हाथों में सारी पावर थी। ठीक है, बड़े बड़े कोई भी हाईवे बनाता है तो कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है।
और छोटी मोटी सड़कें कौन बनाती है? राज्य सरकार बनवाती है, ठीक है। लेकिन गांव का डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पाता था। इस इसलिए क्या आया? पंचायती राज आया। पंचायती राज, पंचायती राज आया, ठीक है दोस्तों। पंचायती राज, जिससे क्या हुआ कि गांव के डेवलपमेंट में भी उनको हेल्प होने लगी। और शहरों के जो प्रॉब्लम है उसके लिए क्या आई? नगर पालिका, ठीक है दोस्तों, नगर पालिका। इससे इन दोनों के आने से क्या हुआ? आप मुझे बताएंगे, पावर का सेंट्रलाइजेशन हुआ या डिसेंट्रलाइजेशन हुआ? और पावर का सेंट्रलाइजेशन होना अच्छा होता है या फिर डिसेंट्रलाइज होना अच्छा होता है? इससे क्या हुआ? पहले पावर थी सिर्फ 2 लोगों के हाथ, और अब पावर हो गई है 4 लोगों के हाथ में। ये भी अपना काम करेगा, ये भी अपना काम करेगा, ये भी अपना काम करेगा, और ये भी अपना काम करेगा। तो पावर का क्या हो गया? डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, ठीक है। इससे पावर फैल गई, ठीक है, दूसरों के हाथों में भी पावर फैल गई, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारी अनुसूचियां यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब आगे मेन संविधान में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से भाग को स्टार्ट करेंगे, भाग 1। पहला भाग हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। भाग 1 में मैंने आपको कल भी बताया था, भाग 1 में कितने आर्टिकल है? 4 आर्टिकल है दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल क्या कहते हैं? संघ और राज्य क्षेत्र। भारत क्या है? एक संघ है और राज्य क्षेत्र है, ठीक है, यूनियन है, ठीक है। अब कितने राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है, और कितना क्षेत्रफल है किस राज्य का? ये सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन हमें कहाँ मिलेगी? अनुसूची 1 में। यहाँ पे सिर्फ क्या कर दिया? पॉइंट आउट कर दिया कि भारत क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र है भारत, ठीक है। 28 राज्य हैं और 8 ही यूनियन टेरिटरी है। लेकिन हमें कुछ भी डिटेल जाननी है कि किस राज्य का कितना क्षेत्रफल है, वो सब हमें कहाँ मिलेगा? वो हमें अनुसूची में जाकर देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ एक तरह से चर्चा की गई है, ठीक है। अब आर्टिकल 2 पे आते हैं। आर्टिकल 2 में क्या बोला गया है? संसद विदेशी को भारत में मिला सकता है। मतलब कि कोई भी बाहर का अगर आना चाहे हमारे भारत में तो उस क्षेत्र को भारत अपने आप में मिला सकता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे कि संसद क्या हुआ, ठीक है दोस्तों। संसद भारत को, विदेशी को भारत में मिला सकता है। इसमें क्या होता है? इसमें हमें किसी की भी परमिशन नहीं चाहिए होती, हमें प्रेसिडेंट की भी परमिशन नहीं चाहिए होती, ठीक है। संसद है ना, वो बिना किसी से पूछे किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, संसद है ना, संसद विदेशी राज्य को अपने में मिला सकती है, विदेशी राज्य को भारत में क्या कर सकती है? मिला सकती है, ठीक है दोस्तों। सबसे 16 मई 1975 को सिक्किम को हमने सबसे पहले मिलाया था, ठीक है। और सिक्किम 22वां राज्य बना था, ठीक है। सिक्किम पहले भारत का पार्ट नहीं था, ठीक है। इसको चाइना लेना चाहता था, लेकिन सिक्किम चाइना में नहीं जाना चाहता था, तो वो भारत में आना चाहता था। तो 16 मई 1975 को सिक्किम को क्या किया गया? भारत में ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो सिक्किम भारत में आने के लिए डर रहा था कि मैं एडजस्ट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। तो 1974 में पहले क्या हुआ? मतलब कि 1975 में ऐड होने से पहले 1974 में क्या हुआ था कि 35वां संशोधन हुआ था। 35वां क्या हुआ था? संशोधन।
ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कौन सा संशोधन हुआ था, 35वां संशोधन हुआ था। और इसमें क्या कहा गया था, सिक्किम क्या है, सह राज्य है। क्या है, सह राज्य। मैं आपको एक नई स्लाइड लेके सही अच्छे से डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे बताती हूँ आपको कि पहले क्या हुआ था, 1974 में कौन सा संशोधन हुआ था, 35वां संशोधन हुआ था। इसमें बोला गया था सिक्किम को कि अगर आपको भारत में एडजस्टमेंट हो जाए तो ठीक है, आप मिल जाना, और नहीं हुए तो आप फिर चले जाना। तो इसलिए इसको सह राज्य बोला गया। ठीक है, कि मतलब पूरी तरह से नहीं आया था, अगर वो जाना चाहे तो जा सकता था। ठीक है, फिर 36वां संशोधन हुआ, लेकिन सिक्किम को बिल्कुल सही लगा, भारत के लोगों का रवैया उनके प्रति बहुत अच्छा था। तो फिर सिक्किम क्या बन गया, यहाँ पे हमारा 22वां राज्य बन गया जो भारत में ऐड हुआ था। ठीक है दोस्तों, इससे आपने कब, अगर किसी को नहीं पता कि सिक्किम पहले हमारा पार्ट नहीं था, तो किसी को विश्वास भी नहीं होता कि सिक्किम हमारे देश का पार्ट नहीं है। तो मतलब कि वो इतने अच्छे से एडजस्ट हो गया हम में कि मतलब कि किसी को हम मतलब फील भी नहीं होने देते कि आप हमारे देश का हिस्सा नहीं थे, बल्कि पहले हमारे देश के बाहर का हिस्सा थे। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमने फर्स्ट आर्टिकल कर लिया, सेकंड कर लिया, अब थर्ड क्या है, संसद राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। इसमें क्या बोला गया दोस्तों, आर्टिकल थर्ड में, आर्टिकल थर्ड में क्या बोला गया है कि संसद क्या कर सकती है, राज्यों में परिवर्तन कर सकती है चाहे तो। मतलब कि संसद को राज्यों में परिवर्तन करना है ना, परिवर्तन करना है तो उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ना उसको किसी प्रेसिडेंट से पूछने की जरूरत है, उसका जब मन करेगा तब वो किसी भी राज्य में परिवर्तन कर देगी। ठीक है दोस्तों, जब उसका मन करेगा तो वो राज्य में परिवर्तन कर देगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बिहार से क्या टूटा था पहले, झारखंड टूटा था। ठीक है दोस्तों, किसी भी स्टेट का वो नाम भी चेंज कर सकती है, उसको ना किसी स्टेट की परमिशन लेनी, ना उसको किसी प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी। ये सारा अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है, और जैसे कि सबसे बड़ा राज्य टूटा था पेप्सू। पेप्सू क्या था कि 1966 में शाह कमेटी थी, शाह कमेटी का गठन हुआ था। पहले हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ एक ही राज्य में थे। तो शाह कमेटी ने बोला कि जो पहाड़ी इलाका है उसे हिमाचल बना दो, जहाँ लोग पंजाबी बोलते हैं उसे पंजाब बुला दो, पंजाब राज्य बना दो, जहाँ लोग हरियाणवी बोलते हैं उसे हरियाणा बना दो, और जो पंजाब और ये हरियाणा की कॉमन राजधानी है उसे चंडीगढ़ बना दो। ठीक है, ऐसे मतलब कि इन 4 राज्यों का गठन हुआ था, वरना ये पहले एक राज्य थे। ठीक है, तो सांसद चाहे तो क्या कर सकती है, किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है, किसी का भी नाम चेंज कर सकती है, किसी का भी क्षेत्रफल कम कर सकती है, किसी का भी क्षेत्रफल ज्यादा कर सकती है। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। अब आर्टिकल 4 में क्या है, आर्टिकल 4 में वैसे कुछ भी नहीं है, जो हमने सेकंड और थर्ड में पढ़ा है ना दोस्तों, कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकती है, संसद किसी भी राज्य को राज्य में परिवर्तन कर सकती है, तो उसमें इसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो आर्टिकल 4 में यही बोला गया है कि उसमें हमें प्रेसिडेंट की सलाह नहीं चाहिए होती। जब हम सेकंड और थर्ड आर्टिकल का यूज कर रहे हैं तो इसमें हमें प्रेसिडेंट की सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है,
सिर्फ यही बोला गया है आर्टिकल 4 में दोस्तों। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे भाग फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो मैंने आपको कहा था कि हम साथ के साथ कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी लगाते रहेंगे ताकि हमारा मतलब टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे भी हमारा कुछ कुछ टॉपिक कवर होएगा वैसे ही हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति है? आप बताइए दोस्तों, हमने अभी किया है भारत के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तित करने की शक्ति है। अभी हमने आर्टिकल 3 पढ़ा था, उसमें कहा था कि संसद है वो किसी भी राज्य की सीमाओं में किसी भी कुछ भी क्षेत्रफल में बिना किसी की परमिशन से वो परिवर्तित कर सकती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी, सांसद। ठीक है, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? बताइए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है कि संसद चाहे तो नया राज्य बना सकती है, तो ये अनुच्छेद 2 में हमने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नए राज्य के गठन की शक्ति, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? किसके पास है ये सारी पावर? संसद के पास। ठीक है, उसको राष्ट्रपति की परमिशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विविध भारत के संग में पूर्ण रूप से राज्य में सम्मिलित किया गया? पूर्ण रूप से बोला दोस्तों। ठीक है, तो 36वें संशोधन से। 36वें, 35वें में तो वो क्या बना था? सह राज्य बना था। ठीक है, कि होता नहीं है कि मन लगे तो ठीक है, नहीं मन लगे तो वो बंदा चला जाता है वहां से। ठीक है, सह राज्य बना था। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? बताइए दोस्तों, राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, कॉन्फेडरेशन है, या फिर यूनियन है? तो भारत राज्यों का यूनियन है। कल हमने 3 टर्म्स पढ़ी थी, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनियन। यूनियन क्या होता है दोस्तों? जो कभी टूट नहीं सकता, जिसके राज्य कभी भी टूट नहीं सकते। और कॉन्फेडरेशन जो बहुत इजीली से टूट जाए, जिसका मन किया तभी टूट गया। और फेडरेशन जिसको थोड़ी सी मतलब जरूरत होती है कि थोड़ा सा लेट टूटेगा, उसको फेडरेशन कहते हैं। ठीक है, कल हमने तीनों टर्म्स बहुत डिटेल में पढ़ी थी दोस्तों। ठीक है, तो आज आपका ये भाग फर्स्ट कंप्लीट होता है। बाकी कुछ कुछ पोर्शन रहता है इसका, बाकी हम कल आगे की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है या फिर कुछ आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपना मतलब फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों आज के लिए।